कॉमेडियन कुणाल कुमार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर घिरे हुए हैं। मुंबई पुलिस उनको नोटिस जारी कर चुकी है। मुंबई की खार पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कुणाल कामरा उनके कांटेक्ट में हैं। कुणाल के वकील के जरिए पुलिस के संपर्क में हैं। मुंबई में खार पुलिस स्टेशन ने कुणाल को 31 मार्च को जांच के लिए और बयान देने के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। पुलिस ने बुधवार को कुणाल कामरा को दूसरा नोटिस जारी करके पेश होने के लिए कहा था। वहीं बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर ने महाराष्ट्र विधान परिषद में कुणाल कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। दरेकर ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, कुणाल कामरा ने एक पैरोडी गाना गाया जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणियां शामिल थी। दरेकर ने आरोप लगाया कि कामरा ने अपनी टिप्पणियों के जरिए विधायी संस्थाओं की गरिमा का अनादर किया है। पीठासीन अधिकारी संजय केलकर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर नोटिस पर फैसला लेंगे। कुणाल कामरा ने अपने शो में शिंदे के राजनीतिक करियर पर कटाक्ष करके महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विवाद बढ़ने के बाद कामरा ने कहा कि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे। विवादित टिप्पणी के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में खार क्षेत्र स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की थी, जहां कामरा का कार्यक्रम शूट किया गया था। हैबिटेट क्लब वही स्थान है जहां विवादास्पद इंडियाज गॉट टैलेंट शो को शूट किया गया था। शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल की शिकायत के आधार पर खार पुलिस ने शिंदे के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कामरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। दिल्ली में प्रशिक्षित श्रम बल के सहयोग से सहकारिता आंदोलन को गति देने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है, जो देश में एक प्रकार से हर परिवार को छूता है। हर गांव में कोई न कोई ऐसी इकाई है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगारी के काम के अंदर जुटी हुई है, देश के विकास के अंदर योगदान करती है। और ये जो विधेयक है, ये आपके माध्यम से पारित होने के बाद इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता इसका विकास होगा, सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा और नवाचार और अनुसंधान में भी कई नए मानांक गढ़ने के लिए मौके उपलब्ध होंगे। और एक प्रकार से सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारी नेतृत्व, कोऑपरेटिव लीडरशिप पूरे देश को प्राप्त होगी। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पास होने के बाद सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि विश्वविद्यालय के माध्यम प्रत्येक वर्ष सहकारिता क्षेत्र में 8 लाख प्रशिक्षित प्रोफेशनल तैयार होंगे। ये देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय होगा जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। स्वरोजगार एवं लघु उद्यमिता का विकास के साथ ही नवाचार के नए मानक स्थापित होंगे। विधेयक पर लोकसभा में 3 घंटे विमर्श हुआ। बाद में जवाब देते हुए अमित शाह ने विश्वविद्यालय की उपयोगिता और काम करने के तरीकों को विस्तार से बताया। ये भी स्पष्ट किया कि इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय क्यों रखा गया है। विश्वविद्यालय का प्रारूप बताते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि परिसर गुजरात में होगा, लेकिन पूरे देश की सहकारी संस्थाओं को इससे संबद्ध किया जाएगा। पहले वर्ष में ही प्रत्येक जिले में कॉलेज और स्कूलों को खोला जाएगा। नई शिक्षा नीति के मानकों के अनुरूप 10वीं 12वीं के लिए भी कोर्स होंगे। इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए भी कोर्स का डिजाइन किया गया है। साथ ही बड़े पैमाने पर ई-लर्निंग कोर्स भी शामिल किए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद सहकारिता को समर्पित देश का
ये पहला विश्वविद्यालय होगा जहां प्रतिवर्ष 8 लाख से अधिक युवाओं के लिए डिग्री, डिप्लोमा और पीएचडी के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सहकारिता मंत्री ने विश्वविद्यालय की जरूरत भी बताई। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को गर्मी से बचाने के लिए एक अनूठी परंपरा शुरू होने वाली है। इस परंपरा के तहत अब भस्म आरती के बाद से ही बाबा महाकाल को ठंडक प्रदान करने के लिए जलाभिषेक शुरू होगा, जो कि संध्या आरती तक सतत रूप से जारी रहेगा। अनूठी परंपरा के मुताबिक भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल का 11 नदियों के जल से जलाभिषेक किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकारी देते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्री महाकाल मंदिर में 13 अप्रैल 2025 वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को विशेष पूजन अर्चन होगा। इसके बाद भस्म आरती में 11 नदियों के नाम पर बाबा महाकाल के शिवलिंग के ऊपर मटकियां लगाई जाएंगी, जो 2 माह तक लगी रहेंगी। पंडित जी ने बताया कि इन मटकियों को शिवलिंग के ऊपर लगाने का प्रयोजन सिर्फ यही है कि सभी नदियों का जल बाबा महाकाल को अर्पित हो। इसलिए इन नदियों को गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, कावेरी, गोदावरी, महानदी, शिप्रा और ब्रह्मपुत्र का नाम दिया जाएगा। वैसे जलाभिषेक के दौरान बाबा महाकाल का चांदी के कलश से निकलने वाले जल से ही होता है, लेकिन वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पूरे 2 महीने तक चांदी के कलश के अलावा मिट्टी के कलश से निकलने वाले जल से बाबा महाकाल का अभिषेक होगा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहां चारों ओर से बर्फ होने के साथ ही शीतलता रहती है। बाबा महाकाल को गर्मी ना लगे, इसी कामना को लेकर 11 मटकियां लगाकर 2 महीने तक जलाभिषेक किया जाता है। प्रतिवर्ष इस परंपरा को इसी प्रकार से निभाया जाता है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।